Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is relative atomic mass and atomic mass unit. सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है एटम के मासेस को रिलेट करना एक स्टैंडर्ड मास के साथ। ठीक है, रिलेटिव का मतलब है रिलेट करना। एटॉमिक मासेस हमारे पास जितनी भी एटम्स हैं उनके मासेस को रिलेट करना किसी स्टैंडर्ड के साथ। जिस तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शॉप में जाते हैं तो हम 1 kg शुगर जब लेते हैं तो उसको 1 kg शुगर को हम रिलेट करते हैं 1 kg के साथ। ठीक है, तो इस तरह एटॉमिक मासेस को हम रिलेट करते हैं किसी स्टैंडर्ड एटम के मास के साथ। तो डिफ़ाइन हम किस तरह करेंगे? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट relative are compared with 1/12 of carbon 12 atom। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को, उनके एटम के मास को कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करना, इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ हम कंपेयर करते हैं एटम्स के मासेस को। तो हम कार्बन 12 क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो वो कार्बन 12 हम क्यों लेते हैं? ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट्स हम क्यों नहीं लेते? तो साइंटिस्ट ने पहले क्या किया था, हाइड्रोजन को लिया था और स्टैंडर्ड लिया था और उसके साथ दूसरे एटम्स के मासेस को कंपेयर करते थे। लेकिन हाइड्रोजन के केस में कुछ डिफेक्ट्स आए, कुछ ड्रॉबैक्स आए। ठीक है, वो ड्रॉबैक्स क्या थे? फर्स्ट पॉइंट ये था कि हाइड्रोजन की अबंडेंस जो है वो नेचर में बहुत कम है। और सेकंड ड्रॉबैक क्या था कि हाइड्रोजन फ्लेमेबल है। ठीक है, तो इन दो ड्रॉबैक्स की वजह से साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन का केस जो है वो प्रोसीड नहीं किया और हाइड्रोजन की जगह कार्बन 12 को लिया। तो कार्बन अगर हम देखें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आइसोटोप्स का मतलब ये होता है कि कार्बन के ऐसे एटम्स, ठीक है, जिनमें प्रोटॉन नंबर्स तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर्स डिफरेंट हो जाता है। लाइक कार्बन 12 में भी प्रोटॉन 6 है, कार्बन 13 में भी प्रोटॉन 6 है, कार्बन 14 में भी प्रोटॉन 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से एटॉमिक मासेस चेंज होते हैं। तो कार्बन 12 में न्यूट्रॉन 6 है, कार्बन 13 में न्यूट्रॉन 7 है और कार्बन 14 में न्यूट्रॉन 8 है। तो न्यूट्रॉन नंबर के बेस पे आइसोटोप्स बनते हैं। तो कार्बन के हमारे पास टोटल कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। फिर इन तीनों में साइंटिस्ट ने क्या किया? कार्बन 12 को लिया। क्यों लिया कार्बन 12 को? तो उसके लिए रीजंस है। फर्स्ट रीज़न क्या है? अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, कार्बन 12 की अबंडेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 99% कार्बन 12 जो है वो प्रेजेंट है नेचर में। और सेकेंड पॉइंट क्या है? स्टेबल आइसोटोप है। इन तीनों आइसोटोप्स में से कार्बन 12 जो है वो मोर स्टेबल है। तो इन रीजंस की वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया? कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट लिया और दूसरे एटम के मासेस को कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ रिलेट करते रहें। ठीक है, सपोज़ हम कार्बन 12 के 12 हिस्से लेते हैं। ठीक है, इस तरह होता नहीं है रियल में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो कार्बन 12 के एटम को हमने 12 हिस्सों में लिया। ठीक है, और 12 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है उसके साथ हम दूसरे एटम के मासेस को कंपेयर करते हैं। तो ये 1/12 हिस्सा हुआ। ठीक है, 1/12 हिस्सों में से एक हिस्सा। ठीक है, और ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? 1 AMU। ये हमारे पास क्या है? 1 AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट का क्या मतलब है। ठीक है, तो कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ हम दूसरे एटम के मासेस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और उनके मासेस निकालते हैं कि उनका मास कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक साइड पे लेते हैं, हम हाइड्रोजन का मास फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्या करना है? हाइड्रोजन का
एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड पे हम हाइड्रोजन रखेंगे और दूसरे साइड पे हम क्या रखेंगे, कार्बन 12 का एक पार्ट रखेंगे। जैसे हम एक पार्ट रखते हैं, अगर वो एक पार्ट और हाइड्रोजन इक्वल हुए तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं हुए तो जब तक इक्वल नहीं होते तब तक हमने कार्बन 12 के पार्ट्स को रखना है। जिस तरह हम शॉप्स में देखते हैं कि 1 kg शुगर के लिए डिफरेंट जो है वो किसी के पास स्टोन्स होते हैं, किसी के पास दूसरे मटेरियल्स होते हैं, तो उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, हीलियम को फाइंड आउट करना है, हीलियम के एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, सपोज़ हमने पहले एक पार्ट रख लिया, तो फिर हम देखते हैं कि ये एक पार्ट के साथ हीलियम इक्वल हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम फिर दूसरा पार्ट रखते हैं कार्बन 12 का। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि ये अब इक्वल हुए हैं या नहीं हुए। इस तरह हम रखते जाते हैं। जैसे हम 4 पार्ट्स रख देते हैं, हम देखते हैं कि हीलियम और ये 4 पार्ट्स इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब है हीलियम का एटॉमिक मास क्या है, 4 है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के मैसेज को इस तरह कंपेयर करते हैं कि कार्बन 12 के एक एक पार्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कार्बन 12 के साथ, तो क्योंकि कार्बन 12 का एक पार्ट और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16 है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 करने के लिए हमें कार्बन 12 के 16 पार्ट्स रखने होंगे। जिस तरह हमने यहाँ हाइड्रोजन के केस में एक पार्ट रख लिया, हीलियम के केस में 4 पार्ट्स रख लिए, तो इस तरह ऑक्सीजन के केस में हम 16 पार्ट्स रखेंगे, तभी हमारे पास ऑक्सीजन का मास जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक मास यूनिट। तो वन एटॉमिक मास यूनिट किस चीज़ के इक्वल है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन 12 एटम का 12वां हिस्सा जो है वो हमारे पास क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट है। जिस तरह हमारे पास किलोग्राम है, ग्राम है, यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट भी एक क्या है, यूनिट है, जिसमें हम एटम के मैसेज को काउंट करते हैं। ठीक है, तो 1 AMU हमारे पास क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम है। ठीक है, ये हम किस तरह निकालते हैं, तो सपोज़ हमारे पास 1 कार्बन 12 एटम है। ठीक है, 1 कार्बन 12 एटम इक्वल है 12 AMU, क्योंकि कार्बन 12 में हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स है टोटल। हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो एक कार्बन एटम में हमारे पास 12 हिस्से हैं, तो 12 को हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 AMU रह जाएगा और 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें 1 AMU हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 पार्ट्स ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर है। ये हमारे पास दोबारा से आ जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। ये हमारे पास इस तरह आता है। ठीक है, 1 कार्बन एटम के 12 हिस्से हैं, तो 12 को हम बोथ साइड डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से 12 इस साइड पे आ जाएगा, तो 1 AMU यहाँ पे अकेला रह जाएगा। 1 AMU बराबर है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब देखें 1 AMU हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अगर 1 AMU को हम ग्राम में कंसीडर करेंगे तो हमारे पास इतने के बराबर है। ठीक है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। कभी कभी किसी बुक्स में ये भी होता है 1.66 दिया होता है। ठीक है, और कभी 1.67 दिया होता है, तो ये इतना डिफरेंस नहीं है, आप दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें 1 AMU हमारे पास कैसे इतने ग्राम की इक्वल है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। 1 कार्बन 12 एटम इज़ इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना
1 कार्बन 12 एटम जो है वो 12 AMU की इक्वल है, मींस के 12 ग्राम की इक्वल है, ठीक है। तो 12 ग्राम में हमारे पास 1 कार्बन एटम में हमारे पास इतने पार्टिकल्स होते हैं। देखिए कार्बन 12 का जो मास है वो 12 ग्राम है, 12 ग्राम है, लेकिन कार्बन 12 में पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो वो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एक कार्बन एटम में हमारे पास इतने पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में हमारे पास इतने पार्टिकल्स होते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ये नंबर, ठीक है। इसको एवोगैड्रो नंबर्स बोलते हैं और ये हम डिस्कस करेंगे। मोल भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको मैंने एटॉमिक मास समझाना है, तो इस वजह से ये वर्ड्स मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में आपको समझा दूँगी कि मोल क्या है और एवोगैड्रो नंबर क्या है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 का जो मास है वो 12 ग्राम है, और 1 मोल ऑफ कार्बन 12 में हमारे पास इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो अब देखें कार्बन 12 तो दोनों साइड पे सेम आ रहा है, ठीक है। जिस तरह मैं कह रही हूँ 1 कार्बन 12 का मास इतना है और 1 कार्बन 12 में इतने पार्टिकल्स हैं, तो दोनों इक्वेशंस के दोनों साइड पे कार्बन 12 सेम आता है। तो जब हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 ग्राम ओवर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 आ जाएगा, ठीक है। जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.993 मल्टीप्लाई 10⁻23। यहाँ पे ये प्लस में है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है और यहाँ पे ग्राम यूनिट है, तो इस वजह से ये यूनिट यहाँ इसके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, 1 AMU, ये देखें 1 AMU हमारे पास 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम है, तो 1/12 हम एज इट इज़ लिखेंगे, और कार्बन 12 का हमने निकाल दिया है, ठीक है। कार्बन 12 हमारे पास इक्वल है 1 पॉइंट, यहाँ पे हमने निकाला है ना मास, ठीक है, तो ये इक्वल है 1.993 मल्टीप्लाई 10⁻23 इसकी इक्वल है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम, ठीक है। या बाज़ बुक्स में ऐसे दिया होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। जस्ट ये लास्ट नंबर डिजिट जो है वो चेंज है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, और इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दोनों सही है। तो ये आ जाएगा कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इससे ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगर ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए यूनिट है 10⁻³ ठीक है। तो जब किलोग्राम का ये वाला किलोग्राम का ये पार्ट हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 AMU इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 मल्टीप्लाई 10⁻³ जब हम ये काउंट करेंगे तो हमारे पास किलोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, -24 -3 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। तो -24 एंड -3 हमारे पास क्या बन जाएगा, -27। तो अमाउंट क्या आएगा, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। ग्राम से हमने कन्वर्ट किया किलोग्राम में, ठीक है। ये हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट की कैलकुलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ एटम्स के आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स का मतलब है कि उनमें प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक ही एटम के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं एटॉमिक मास के बेस पे, क्योंकि उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं न्यूट्रॉन नंबर्स की वजह से। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब है कि हमारे पास जितनी भी आइसोटोप्स है उन सब आइसोटोप्स के मासेस को हम क्या करते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस
ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी एलिमेंट्स हैं उनके उन एलिमेंट्स के एटम्स के जितने आइसोटोप्स हैं जो नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग है, उन सारे आइसोटोप्स के मासेस का हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज हम किस तरह निकालते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होता है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी एटम में 2 आइसोटोप्स होते हैं, किसी में 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके परसेंट अबंडेंस के साथ कि वो नेचर में कितने परसेंट अवेलेबल है, और फिर डिवाइड करेंगे 100 पे, ठीक है। तो ये एक आइसोटोप का हमारे पास आ जाएगा मास, ठीक है। फिर हम दूसरे का करेंगे एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाई परसेंट अबंडेंस के सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास क्या है और कितने परसेंट अवेलेबल है नेचर में, और फिर 100 पे डिवाइड करेंगे। अब जितनी भी आइसोटोप्स होंगे तो हम इस तरह ही काउंट करते रहेंगे, और जब सारे हम काउंट कर ले, इस तरह की कैलकुलेशन कर ले अलग अलग से, फिर उन सबको हम प्लस करेंगे। लाइक सबसे पहले मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगी और इसकी कैलकुलेशन अलग अलग करूँगी, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करूँगी, देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। तो इन दोनों से जो मास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है क्लोरीन, तो क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स है, एक है क्लोरीन 35 है, दूसरा है क्लोरीन 37, ठीक है। तो क्लोरीन 35 हमारे पास नेचर में कितने परसेंट अबंडेंस है, क्लोरीन 35 के नेचर में 75% अबंडेंस है, 75% अवेलेबल है क्लोरीन 35। एंड क्लोरीन 37 हमारे पास कितने परसेंट अवेलेबल है या अबंडेंस क्या है, तो 25% अबंडेंस है, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है या ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसको हम इस फार्मूले में डालेंगे और हम एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या होगा, तो फर्स्ट आइसोटोप हमारे पास है 35, तो 35 का एटॉमिक मास क्या है, 35 ही है, ठीक है। क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास क्या है, 35 है, मल्टीप्लाई अबंडेंस क्या है, 75 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 26.25 आ जाएगा, ठीक है। फिर फार्मूले में क्या है, प्लस है, फर्स्ट आइसोटोप का कैलकुलेट करने के बाद हमारे प्लस होता है, फिर सेकंड आइसोटोप का कैलकुलेट करते हैं, तो सेकंड आइसोटोप का हमारे पास है एटॉमिक मास क्या है, 37 है, और अबंडेंस क्या है, 25 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.25, ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.5 AMU, ठीक है। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या है, 35.5 AMU, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देख लें तो हमारे पास 35.5 दिया होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम आइसोटोप्स अलग अलग नहीं लिख सकते, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, आइसोटोप्स के मासेस का एवरेज निकालते हैं और वो पीरियोडिक टेबल में मेंशन होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है पीरियोडिक टेबल में क्या मेंशन है, 35.5। तो इस तरह जो भी पॉइंट्स में आते हैं इसका मतलब है कि उनके क्या है, आइसोटोप्स है, और जिनकी एवरेज हम निकालने के बाद हमारे पास वो मासेस आए हैं, ठीक है। तो बुक में इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज में आप देख लें तो कोशिश करें कि वो आप सॉल्व कर सके, ठीक है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, यही फार्मूला है। अगर 3 आइसोटोप्स है तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई अबंडेंस डिवाइड बाय 100 कर दे। 4 आइसोटोप्स है तो जितनी भी आइसोटोप्स है आपने इसी फार्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। तो क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स थे तो उसके लिए मैंने ये कैलकुलेशन कर दी है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के हुए या फिर कार्बन के आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, 14 है, ठीक है। तो वो कोशिश करें, बुक में जो भी एग्जांपल दिया है उसके साथ परसेंट अबंडेंस दिया होगा, तो और एटॉमिक मासेस भी मेंशन होंगे, तो
आपको फाइंड करना इजी है, जस्ट पुटिंग करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है, और आप लोग के पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा।